नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। रात के 10 बज गए हैं और 10 रिपोर्ट लेकर मैं हाजिर हूं। तो फटाफट आपको बता देते हैं आज कौन सी 10 बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहली बड़ी खबर होगी मोदी के टोटी चोर वाले बयान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी गए और सपा पर उन्होंने निशाना साधा है। पीओके को लेकर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर बीजेपी एक बार फिर से एग्रेसिव है। इस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और अनाज पर अब सियासत हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है कि अब अनाज पर सियासत तेज हो गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव जहां भी जा रहे हैं वहां मोहन की गूंज ही सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। नक्सलियों की घर वापसी को लेकर छत्तीसगढ़ ने क्या मास्टर प्लान बनाया है, ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि अक्षय बम ने जब बम फोड़ा, अपनी वापसी वापस ली, उसके बाद से जो गुमशुदा हो गए हैं, तो बम की तलाश जारी है। कहां है अक्षय बम, ढूंढेंगे उनको आज अपनी रिपोर्ट में। उसके बाद आपको आज बताएंगे कि रायपुर में सफाई व्यवस्था किस तरीके से ठप हो गई है, इस बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद जो खबर होगी वो पुणे से होगी, क्योंकि साहबजादे जिन्होंने की 2 मासूमों को रौंद दिया था, उसकी जमानत अब रद्द हो गई है। इसके बाद बड़ी खबर होगी जगन्नाथ यात्रा पर हबीब खान खुश हैं। तो कौन है हबीब खान और जगन्नाथ यात्रा पर हबीब खान क्यों खुश हो रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। गर्मी ने सबका हाल बेहाल कर रखा है, अब तो भगवान भी इस गर्मी से परेशान है। इन तमाम खबरों पर आज रात 10 बजे हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहली खबर पर हम रुख कर लेते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अब 5 चरण पूरे हो चुके हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, छठे चरण के मिशन में लग गए हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में थे। वहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए उन्होंने क्या एक नया उपनाम सुझाया है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। जानने के लिए बहुत ध्यान से देखिए हमारी ये पहली रिपोर्ट। मोदी देश के लिए जीता है। उम्र 75 साल, लेकिन जोश ऐसा कि देखकर कोई युवा भी शर्मा जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज नरेंद्र मोदी यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। पीएम के शाब्दिक बाण इतने तीखे थे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन खेमे का घायल होना तो लाजमी था। बस्ती में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने सूबे में कई साल तक अपनी सत्ता डाले बैठी रही समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, ये सपा वाले तो टोटी चोर हैं। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे। पीएम ने कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं, कभी गरीबों का हक नहीं छीनूंगा। कोसभा के दंगल में पीएम सपा पर निशाना साध रहे थे, तो साथ में कांग्रेस और युवा नेता राहुल गांधी और उनके गठबंधन को कैंसर से भी बुरी बीमारी बता रहे थे। इसी बीच पीएम ने अखिलेश यादव की रैली में मच रही भगदड़ पर भी सपा को जमकर घेरा और कहा, ये लोग पैसे देकर रैली में लोगों को बुलाते हैं। कल मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा, भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। पीएम का वार आए और समाजवादी पार्टी का पलटवार न आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब जरा सुन लीजिए पीएम के वार पर सपा ने कैसे पलटवार किया। उनकी भाषा में 400 पार, मतलब 400 पार के बाद जो सीटें हैं वो जीतने जा रहे हैं। तो 400 पार के बाद तो 143 सीटें हैं, तो 143 से ज्यादा नहीं जीतने वाले। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के रण में अब महज 2 चरण बचे हैं और इस बीच नेताओं की तीखी बयानबाजियों ने राजनीति के इस कुरुक्षेत्र में एक नई आग को हवा दे दी है। अब देखना होगा कि बयानों की ये वार
कितने ज्यादा असरदार साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बीच एक बार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी जिक्र अचानक बहुत एग्रेसिव हो गया है, बहुत उभर कर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पीओके तो हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे। लेकिन वहीं फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आता है जो कहते हैं कि ऐसे कैसे ले लीजिएगा पीओके, उनके पास भी तो एटम बम है। नाना पटोले कहते हैं कि ये अनर्गल बयानबाजियां हैं, पीओके तो कभी हमारा हो नहीं सकता। लेकिन बीजेपी अडिग है और बहुत जज्बे और बहुत जोश के साथ कह रही है कि पीओके हमारा है। आदित्यनाथ ने तो कह दिया है कि 6 महीने हो जाने दीजिए, तीसरे टर्म में पीओके को लेकर आ जाएंगे। क्या कुछ पीओके के इर्द गिर्द सियासत बन रही है, समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। पीओके भारत का है, पीओके लेके रहेंगे। मोदी जी और अमित शाह जी को मैं चुनौती दे रहे हैं, पीओके को हासिल करके रखिए। हम नहीं डरते हैं एटम बम से। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और भारत से इसको कोई छीन नहीं सकता। पीओके पर बीजेपी की नजर, कांग्रेस बोले कठिन है डगर। इस लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा खूब छाया हुआ है। सीएम योगी से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह तक पीओके के जल्द भारत में शामिल होने की बात कह चुके हैं। और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बड़ा बयान दे दिया। आज तो देश ही सवाल पूछ रहा है, भारत के विभाजन का दोषी आखिर कौन था? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। धारा 370 लगाने का पाप किसने किया था? अगर 3 दिन युद्ध और चल जाता तो संपूर्ण कश्मीर हमारा होता। पीओके किसके कारण बना? कांग्रेस, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कारण। पीओके भारत का है, पीओके लेके रहेंगे। यूपी के सीएम तो ये तक कह चुके हैं कि पीएम मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो अगले 6 महीने में पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से पहले और इस बयान के बाद भी देश के गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपनी चुनावी रैलियों में पीओके का जिक्र कर रहे हैं और ये बताने से भी नहीं चूक रहे हैं कि पीओके भारत का हिस्सा था और हम इसे लेकर रहेंगे। दरअसल पीओके इन दिनों असंतोष की आग में झुलस रहा है। अलग अलग कारणों से पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर उबल रहा है। पीओके के लोग अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। यही वजह है कि वहां अंदर ही अंदर बगावत की चिंगारी सुलग रही है और पीओके में सुलगती इस चिंगारी के बीच अब बीजेपी को इंतजार 4 जून का है, क्योंकि उसी दिन हिंदुस्तान की जनता का फैसला सामने आएगा, जिसके बाद तय होगी पीओके की तकदीर। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पीओके क्यों हुआ है, इस पर तो कांग्रेस कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेगी कि ये कश्मीर जो है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कैसे हो गया। लेकिन अगर 5 किलो मुफ्त राशन देशवासियों को मिल रहा है तो प्रियंका गांधी झारखंड में ये कह रही हैं कि इसमें नया क्या है। कानून तो कांग्रेस ही लेकर आई थी। नरेंद्र मोदी तो मजबूरी में 5 किलो राशन बांट रहे हैं। तो ये जो मुफ्त अनाज बीजेपी दे रही है, ये मजबूरी है या नरेंद्र मोदी की गारंटी की मजबूती? समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 5 किलो राशन देना मोदी जी की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भोजन का अधिकार लाई थी आपके लिए। तो क्या 5 किलो मुफ्त अनाज देना मोदी सरकार की मजबूरी है या फिर मोदी की गारंटी की मजबूती? बात तो इसी सवाल पर करेंगे, लेकिन पहले बात उस भोजन के अधिकार पर करना भी जरूरी है जिसका जिक्र प्रियंका गांधी ये कहते हुए कर रही हैं कि सरकार कोई भी आए, राशन तो मिलना ही था। आखिर कानून तो कांग्रेस ने ही बना कर दिया था। दरअसल साल 2013 में
कांग्रेस एक कानून लेकर आई थी, नाम था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इस कानून के तहत केंद्र सरकार न्यूनतम मूल्य पर अनाज बांटती है। चावल, गेहूं और मोटे अनाज की कीमत क्रमशः 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए प्रति किलो है। यह अनाज सरकारी पीडीएस के जरिए लोगों को दिया जाता है। तो क्या मोदी सरकार के आने के बाद ये व्यवस्था बदल गई या फिर 5 किलो राशन मुफ्त देना भी इसी कानून की कवायद है? दरअसल कोरोना की मार में साल 2020 में मोदी सरकार ने ऐलान किया कि वो अगले कुछ महीनों तक देश के गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त राशन बांटने वाली है। हालांकि फिर इसकी अवधि बढ़ा दी गई, क्योंकि अगर सियासत के सवालों से ही जनता का पेट भर पाता तो क्या ही बात होती। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 किलो मुफ्त राशन वितरण को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही योजनागत किया गया। 2022 में इस योजना की अवधि समाप्त होने को थी तो दिसंबर 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया। फिर 1 जनवरी 2024 को मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि ये योजना अगले 5 साल तक यूं ही चलती रहेगी। सरकारी आंकड़ों की माने तो फिलहाल तकरीबन 80 करोड़ लोग इस योजना के हितग्राही हैं। और जो ऐलान मोदी सरकार ने किया है उसके तहत 2029 तक सरकार किसी की भी आए, देश के 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। लेकिन मुफ्त राशन देना मोदी की मजबूरी है या फिर मजबूती, ये आप खुद समझ लीजिए। यही 5-6 साल में सड़क आया है ना। राशन मिलता है? राशन मिलता है 35 किलो। 35 किलो मिलता है? महीना में 35 किलो। महीना में 35 किलो आपके परिवार को? हाँ, एक परिवार एक मकान का 35 किलो मिलता है। एक मकान का 35 किलो मिलता है? मिलता है। पैसा से कोई राशन रखने नहीं लेता है? पैसा नहीं ना मांगता है? हाँ, नहीं मांगता भी। दे देता है? हाँ, दे देता है। बहरहाल सवाल तो 35 किलो मुफ्त राशन समेटे हुए झोले पर प्रधानमंत्री की फोटो होने से भी है। तो अब आप ही बताइए, अगर प्रधानमंत्री की फोटो उस राशन के झोले पर ना हो तो बालाघाट के सुदूर आदिवासी गांव कुआ गोंदी में बैठा एक आदिवासी बैगा ये कैसे बता पाएगा कि कोई मोदी भी है जिसे उसके जैसे 80 करोड़ लोगों के घरों के चूल्हे की चिंता है? अगर ऐसे समझे तो राशन योजना तो मोदी सरकार की मजबूती ही नजर आती है और तभी विपक्ष इतना मजबूर नजर आ रहा है। बालाघाट के सुदूर कुआं गोंदी का शख्स था, वो बैगा आदिवासी समाज से आता था और वो कह रहा था कि नहीं भैया, हमें तो 35 किलो अनाज मिल रहा है और कोई अलग से हम घूसखोरी भी नहीं देते हैं किसी को कि आप हमें अनाज लौटा दीजिए। तो जब ऐसी परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हो तो फिर ये 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाना नरेंद्र मोदी की मजबूरी है या फिर उनके व्यक्तित्व और गारंटी की मजबूती, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे। लेकिन चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हेलीकॉप्टर में बिठा के जरा चुनावी प्रचार का क्या माहौल है ये आपको समझा देते हैं, क्योंकि मोहन यादव बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार हो चुके हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल में डॉक्टर मोहन यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां मध्य प्रदेश के मुखिया फरवरी महीने से ही चुनावी कमाल संभाले हुए थे और एक बार आज फिर से डॉक्टर मोहन यादव उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, जहां महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर में मोहन यादव ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की हैं। आपको दिखाते हैं अब मोहन यादव जब उत्तर प्रदेश पहुंचे तो वहां की सियासत में कैसी फिजा बांधी उन्होंने कि सब कुछ मोहन मोहन हो गया है। तो मोहन मोहन पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव लोकसभा चुनाव के तहत उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब से बीजेपी ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी थी, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में मोहन यादव द्वारा धमक दिलवाने की पुरजोर कोशिश रहेगी। उत्तर प्रदेश में यादव समुदाय की संख्या लगभग 11% है। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर किस तरह आधारित रहती है, ये कोई छिपी बात नहीं है। ऐसे में बीजेपी ने मोहन यादव के उत्तर प्रदेश में लगातार दौरे करवाकर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है। एक बार फिर तय रणनीति के तहत मोहन यादव बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। दुनिया में 3 भाइयों की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई है, 2 आपकी धरती से, भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरी जोड़ी उज्जैन से हुई जो भर्तरी और विक्रमादित्य के नाते से जानी जाती है। मैं एक बार उस गौरवशाली इतिहास को नमन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं, अतीत के उस रिश्ते को नमन करता हूं।
क्योंकि कांग्रेस ने जो गलती की अतीत में, अभी कांग्रेस के जो साहिबजादे हैं उनकी 5वीं पीढ़ी के पहले परनाना नेहरू जी ने गलती की। इस देश के अंदर 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा जमीन आज भी चाइना के पास है। ये पाप अगर किसी के माथे है तो ये कांग्रेस के सिर पे लगा हुआ पाप है, जिसके कारण से लंबे समय तक ये कलंक हमारे माथे पे रहा। चाइना अतिक्रमण करने आया और दुनिया ने तमाशा देखा। इस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी धर्म का भी निर्वहन करते हुए डोकलाम में भी झंडा गाड़ा, भारत माता की जय जयकार करते हुए। नेतृत्व हो तो कैसा होना चाहिए, यह एहसास कराने का एहसास कराया कि सरकार में बैठना और सरकार को बैठ के सरकार की तरह चलाना, और यह सरकार के चलाने में भी इस देश का गौरवशाली अतीत है। मोहन यादव जब कुशीनगर पहुंचे तो यहाँ भी मोहन यादव का वही तेवर नजर आया। उसी पुराने अंदाज में डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। लिए चल रहे हैं अब आपको छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से ही सुझाव मांगा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि माओवादी खुद बताएं कि उनको पुनर्वास नीति में क्या कुछ बदलाव चाहिए। छत्तीसगढ़ से ये भारतीय जनता पार्टी की अनूठी चीज समझिए। ये तो हम आपको बताएंगे ही कि पुनर्वास नीति में क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है, लेकिन उससे भी पहले हम आपको एक बहुत रोचक खबर बता रहे हैं, क्योंकि इंदौर में पिछले दिनों कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अक्षय कांति बम ने एक बम फोड़ा, प्रत्याशी वापस ले ली और बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अक्षय कांति बम, जिन्होंने कि कांग्रेस को छोड़कर और कांग्रेस से अपनी प्रत्याशी को वापस लिया था, उनके ऊपर कुछ आरोप भी थे, कुछ धाराएं भी लगी हुई थी, और अब जब पुलिस उनको ढूंढ रही है तो बम गायब नजर आ रहे हैं। कहां चले गए हैं बम, ढूंढ लीजिए और समझ लीजिए इस रिपोर्ट में। कहां है बम? बम ढूंढो, 5100 रुपये पाओ। कांग्रेस का बम ढूंढो अभियान, पता बताने वाले को मिलेगा इनाम। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इंदौर में एक अभियान चलाया, नोटा अभियान। अब चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस ने नया अभियान छेड़ा है, नाम है बम ढूंढो अभियान। आम नागरिक हो या कोई कार्यकर्ता, जो भी अक्षय कांति का पता बताएगा उसे 5100 रुपये दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रहे डॉक्टर अक्षय कांति बम को फरार घोषित करते हुए कांग्रेस ने 5100 रुपये का इनाम घोषित किया है। शहर में इस तरह के पोस्टर लगाए हैं। कांग्रेस के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह यादव, उन्होंने ये पोस्टर लगाए हैं जिसमें अक्षय कांति बम का फोटो लगा है, फरार लिखा है, साथ लिखा है धारा 360 का फरार अपराधी अक्षय बम को गिरफ्तार करवाने व पुलिस का सहयोग करने के लिए सूचना देने वाले को 5100 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर की रिक्शा, ऑटो रिक्शा सहित कई गाड़ियों पर अक्षय कांति बम को ढूंढने के पोस्टर चिपका दिए। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली चौराहों पर भी पोस्टर चस्पा किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस को नींद से जगाने के लिए रीगल चौराहे स्थायी पुलिस मुख्यालय की दीवारों पर भी पोस्टर लगा दिए गए। हमने पुलिस के सहयोग के लिए फरार आरोपी अक्षय बम को गिरफ्तार कराने के लिए 5100 रुपये का इनाम की घोषणा की है। उसके जगह जगह कल रात में सैकड़ों की संख्या में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टावर चौराहा, रीगल चौराहा, पलासिया, तिलक नगर बस स्टैंड के साथ ही सैकड़ों की संख्या में रिक्शा, ई रिक्शा और 4 पहिया वाहनों पर हमने उसके पोस्टर चिपकाए हैं। हालांकि इस मामले में बीजेपी का सोचना अलग है। बीजेपी अक्षय कांति बम को फरार नहीं मान रही है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक कोई भी पार्टी किसी व्यक्ति को फरार घोषित नहीं कर सकती, ये पुलिस का काम है। इस तरह के पोस्टर लगाकर कांग्रेस अक्षय कांति बम की मानहानि कर रही है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अपमान है। किसी भी पार्टी को किसी को फरार घोषित करने का अधिकार नहीं है। अगर वो न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो न्यायालय जो कार्रवाई करेगी वो अलग है। तो ये तो किसी का अपमान है, मानहानि, और ऐसा करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। दूसरा, कांग्रेस सबसे पहले ये जवाब दे कि उनके प्रतिनिधि, उनके पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ऐसी क्या निराशा कांग्रेस में आ गई
तो मुझे जो कारण समझ में आता है वो तो यही है कि जिन्होंने राम को छोड़ दिया तो वहाँ जितने सनातनी लोग हैं वो सब छोड़ के जा रहे हैं। जिस तरह से अक्षय कांति बम ने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामा था, उससे कांग्रेस इस कदर हताश है कि जिस मामले में उनका कुछ लेना देना नहीं है, उसमें अक्षय कांति बम के पोस्टर लगा रही है। अक्षय बम के खिलाफ 14 साल पुराने मामले को लेकर धारा 307 लगाई गई है। साथ ही बम के खिलाफ धारा 420, 409 और 406 के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग उठाई जा रही है। कांग्रेस ने ये जो पोस्टर इस वक्त हमें नजर आ रहा है, ये इंदौर का पुलिस मुख्यालय है, रीगल चौराहे स्थित, उसके बाहर लगाया है। यानी कि पुलिस को भी कांग्रेस ये बताना चाहती है कि जल्द से जल्द अक्षय कांति बम को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। पूरे 5100 रुपए का इनाम है अक्षय कांति बम के ऊपर। तो कांग्रेस बम ढूंढ रही है अक्षय कांति बम को, और कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेतृत्व में दम ढूंढ रही है। मिलेगा पहले क्या, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन कांग्रेस के इस उहापोहा से छोड़ के आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ भाजपा ढूंढ रही है सुझाव इस बात के लिए कि नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया जा सके। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुनर्वास नीति के लिए नक्सलियों से सुझाव मांगा है। ईमेल आईडी जारी की गई है, उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स जारी किए हैं, उन्होंने गूगल डॉक्स बनाया है कि खुद नक्सली और माओवादी जो हैं सुझाव दें कि उनको पुनर्वास नीति में क्या कुछ बदलाव चाहिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक समय था जब छत्तीसगढ़ में आए दिन नक्सली हमले होते रहते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार क्या बदली, जैसे नक्सलियों के भी दिन बदल गए। छत्तीसगढ़ में अब आए दिन नक्सलियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, तो कहीं नक्सली मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और नक्सलियों की इसी घर वापसी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नई कवायद शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार में डिप्टी सीएम ने नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म जारी किया है और माओवादियों पुनर्वास को लेकर सुझाव मांगे हैं। अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय देकर के, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास, जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। विजय शर्मा ने युवाओं को भड़काने वाले नक्सली नेताओं से पूछा है कि चीन जैसे देशों में भी माओवाद है, लेकिन वहां सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता शून्य है। क्या वो ऐसा राज्य चाहते हैं? वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हो, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी, और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के आप सभी लोगों से चर्चा करके। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि नक्सलियों की इस घर वापसी के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार का ये प्रयास कितना सफल हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पुनर्वास नीति पर नक्सलियों से सुझाव मांगना तो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सरकार को रायपुर में जो सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हालात अब ये हो गए हैं कि लोगों के घरों में कचरा इकट्ठा होने लगा है और गलियों में जगह जगह कचरों का ढेर दिख रहा है। रायपुर में ऐसी व्यवस्था क्यों बन गई, ऐसी स्थिति क्यों आ गई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रायपुर की सफाई व्यवस्था ठप, गलियों में जमने लगा कचरा, 2 दिन से नहीं पहुंच रही कचरा लेने वाली गाड़ी, कचरे की सड़न और बदबू से लोग परेशान। राजधानी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत राम की कंपनी को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम दिया गया है। रायपुर शहर से रोजाना 600 से 700 मीट्रिक टन कचरा निकलता है। शहर के 2,92,000 घरों और 45,000 व्यावसायिक जगहों से राम की कंपनी कचरा कलेक्शन का काम करती है। इसके बाद कचरे का साइंटिफिक तरीके से निष्पादन होता है, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा, जिससे शहर के कई इलाकों में कचरे का ढेर बन गया है। देखिए, ये तमाम वो सिर्फ सफाई कर्मचारी हैं जिनके जिम्मे पर आपके घर, आपके शहर और आपके इलाके को साफ रखने की जिम्मेदारी होती है। और ये तमाम सफाई कर्मचारी अब गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। गाड़ी खड़ा करने के बाद ये कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये यहाँ से गाड़ी नहीं हटाएंगे।
दरअसल सफाई करने वाली राम की कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि गुड़ियारी के मुर्रा भट्टी में स्थानीय व्यक्ति ने उनके साथ मारपीट की। थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रशासन ने उस व्यक्ति पर लेकिन कार्रवाई नहीं की, जिससे वो नाराज होकर अब हड़ताल पर बैठ गए हैं। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि काम के दौरान बदसलूकी, गाली गलौच और मारपीट पर लोग उतर आए हैं। इसके साथ ही हमारे काम के अनुसार हमें सैलरी भी नहीं मिल रही। हमारी मांग है कि जिन लोगों ने हमारे साथी से मारपीट की है उन पर कार्रवाई करें। हम लोग का मांग है सर, तनख्वाह भी 6 साल हो गया, तनख्वाह वही का वही है। सुपरवाइजर लोग का तनख्वाह बढ़ गए हैं। पुराने जो वर्कर है कोरोना काल में जो काम किया है उसको निकाल करना। दिनेश नेताम जो सुपरवाइजर है हम लोगों का, मैं उसका ड्राइवर हूँ, वार्ड नंबर 26 का है। वो हम लोगों के बीच के अगर आदमी को निकाल करना, वो दूसरे का मतलब पैसा लेकर ना 15,000 रुपये पैसा लेकर 15,000 20,000 पैसा लेकर ना वो काम में लाता है और अपने बीच के दोस्तों संगी साथी को, पुराना आदमी को निकालता है। 2 दिनों से कचरा के उठाव न होने से रायपुर नगर निगम ने राम की कंपनी को पत्र जारी कर मामले को जल्द सुलझाने की बात कही है। रायपुर नगर निगम के उपायुक्त राजेंद्र गुप्ता का कहना है कि कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच समझौता होना उनका ये निजी मामला है, लेकिन अगर इसका असर रायपुर की सफाई व्यवस्था पर पड़ता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर सफाई टेंडर निरस्त किया जा सकता है। हमने पत्र लिखकर जल्द समस्या सुलझाकर वापस से कचरा उठाने के निर्देश दे दिए हैं। अब विवाद होने के बाद में ये तमाम गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी ये कह रहे हैं कि जब तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी और उसी व्यक्तियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे उनके मारपीट किया गया है, तब तक ये गाड़ियां इसी प्रकार से खड़ी रहेंगी। और अगर ये 2 दिन का समय हो गया है, अगर ये गाड़ियां अभी भी खड़ी रहेंगी तो निश्चित तौर पर जो आगामी समय पर जो घरों पर कचरा है वो जमना शुरू हो जाएगा और शहर की सफाई व्यवस्था जो है वो चरमराने की कगार पर भी पहुँच सकती है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। खबरें तो और भी हैं लेकिन वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, इसलिए मुझे भी इस बुलेटिन में फिलहाल दीजिए इजाजत। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।